नमस्कार दोस्तों, दीपिका इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, यह हमारे चौथी क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। 3 क्लासें हो चुकी हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए समाज सेवा, बी लोक प्रशासन, सी बैंकिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा लोक प्रशासन, बी लोक प्रशासन। इसके कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? सही जवाब ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मणिपुर, डी हरियाणा। इसमें सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। 13 मई 2022 को तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पटवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था। इसका सही जवाब होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं? इसमें सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ए श्रीलंका, मालदीव। श्रीलंका तथा मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? सही जवाब होगा बी मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है। और मॉस्को कहाँ की है? मॉस्को रूस की है, रूस की। और मनामा, मनामा कहाँ की राजधानी है? महामा है बहरीन की, बहरीन, बहरीन की। और माले मालदीव की राजधानी है। माले कहाँ की है? मालदीव की, मालदीव, मालदीव की राजधानी जे हो गया। ओमान की राजधानी मस्कट है और रूस की मॉस्को, बहरीन की मनामा और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। इसका सही जवाब होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? इसका सही जवाब होगा बी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। 28 जून 2022 को बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने उद्योग प्रथम ग्लोबल हेल्थ केयर वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। यह कंपनी का अपनी तरह का पहला स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है जो भारतीय ग्राहकों के लिए ऑफशोर सुविधाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब होगा बी एस मनी।
अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा ए, 1 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, उदयपुर। राजस्थान का सफ़ेद शहर उदयपुर को कहा जाता है, जबकि जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर, उदयपुर को सफ़ेद शहर और जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, कौन सी? ये बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कौन सी नहीं है। सही जवाब होगा आइजोल केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। आइजोल कहाँ की है? मिजोरम की है। जबकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। कवरत्ती है जो यह लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की है कवरत्ती। और दमन है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और द्वीप की राजधानी पुडुचेरी है जी। और इसका सही जवाब होगा ए, आइजोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सही जवाब होगा डी, गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? सही जवाब होगा बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ है। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है, हरी लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका जवाब होगा सी, देश के कुल वन क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही जवाब होगा मणिपुर। संगाई महोत्सव प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में मणिपुर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। इस त्यौहार का नामकरण मणिपुर के राज्य पशु संगाई के नाम पर पड़ा है, जो कि केवल मणिपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही जवाब होगा ए, बेसबॉल। अगला प्रश्न है, साथियों अगले प्रश्न में इंग्लिश का पैरा दिया हुआ है जिसको आपको पढ़ना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़िए
और फिर इसके आंसर देना है। क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर देना है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला प्रश्न है इसका, जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो इसका सही जवाब होगा ए, जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। अगला प्रश्न है, वेयर डिड जो मीट कारमेन, इसका सही जवाब होगा डी, मार्केट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। रैंडम का सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची। रैंडम का पर्यायवाची क्या होता है? रैंडम की हिंदी होती है आकस्मिक या अनियमित। तो इसमें रैंडम का सिनोनिम होगा एक्सीडेंटल, क्योंकि रैंडम का मतलब होता है आकस्मिक और एक्सीडेंटल का मतलब भी आकस्मिक ही होता है, यानी दोनों समान अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल। इसमें ब्यूटीफुल एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द। तो ब्यूटीफुल का विलोम शब्द बताना है। तो ब्यूटीफुल का होगा अगली। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, अगली का मतलब होता है क्रूप या बदसूरत। अगली का मतलब क्रूप भी होता है, बदसूरत भी होता है। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड। इसका सही जवाब होता है, वन वर्ड में बताना है। तो इसका सही जवाब होगा एलर्जी। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अब हिंदी का पैरा आ गया है दोस्तों, इसको पढ़ना है, पढ़ कर के इसका जवाब देना है। ए पैरा है और इसी का आगे भाग दिया है ए। एक ही पैरा है ए और इसके पहले वाला। इन दोनों को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बाद में देखना फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट में कमेंट जरूर करिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा है? डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं। अगला प्रश्न है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? सही जवाब होगा बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना। अगला प्रश्न है, अगला पैरा दिया हुआ है, इसको भी आप वीडियो को रोक करके और पैरा को पढ़िए, फिर प्रश्न के उत्तर दीजिए। लेकिन मैं डायरेक्ट प्रश्न पर चलता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। इसका प्रश्न है,
ये भी उसी का है, पैरा का। ये भी पैरा है। प्रश्न यहाँ से है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? इसका सही जवाब होगा सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? तो इसका सही जवाब होगा डी, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसका सही जवाब होगा डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? सही जवाब होगा सी, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके दरबार के नौ रत्नों के नाम इस प्रकार हैं। कालिदास इनके 9 रत्नों में आते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, क्षपणक, बररुचि, बेताल भट्ट तथा घटक पर शामिल थे। ये 9 रत्न हैं इनके। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किस सबसे कम अवधि तक शासन किया? ये बताना है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, तो इन निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? सी, खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। तो इसका सही जवाब होगा बी, हड़प नीति के माध्यम से। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। कब से कब तक रहा है? 1848 से 1856 तक रहा था। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर यानी रहा। भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए इसने इस नीति के तहत विभिन्न आधार अपनाए थे। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन एवं अव्यवस्था का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। सही जवाब होगा सी, लोथल। लोथल
हड़प्पा का बंदरगाह था। यह शहर साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। सही जवाब होगा डी, अहिंसा। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, इस प्रकार हैं। एक तो अहिंसा है, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह एवं पांचवा ब्रह्मचर्य है। अगला प्रश्न है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। यानी कब किया गया था ये बताना है। इसका जवाब होगा 1919 सी में। खिलाफत आंदोलन बरस 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की यानी कि वर्तमान में तुर्की है साम्राज्य के विघटन के बाद तुर्की के खलीफा को ख़त्म करने के ब्रिटिश सरकार के कदम का विरोध करना था। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका होगा जवाब ए, 6। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सही जवाब होगा सी, सिपाहियों द्वारा। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों जो भारतीय सैनिक थे उन सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। अगला प्रश्न है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। यानी इसका सही जवाब होगा ए, स्वदेशी के रूप में। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा मतलब लाल, हरा और पीला 3 कलर का डिजाइन किया गया था। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। ये सही है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली उष्ण एवं शुष्क पवन को लू कहा जाता है।
यह एक स्थानीय पवन का उदाहरण है जो भारत में मुख्यतः अप्रैल से जून के मध्य प्रभावित होती है। अप्रैल से जून के मध्य प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, ये तो वही है, लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। इसका होगा जवाब सी, 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? इसका सही जवाब होगा बी, क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही जवाब होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के यानी किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो बताना है कि किस मॉडल के रूप में जाना जाता है। सही जवाब होगा एलपीजी, ए, एलपीजी। अगला प्रश्न है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम यानी प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितने प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? इसका सही जवाब है सी, 51%। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता शेयर पूंजी केंद्र या राज्य सरकार के पास है, यह एक सरकारी कंपनी होती है। स्वामित्व के आधार पर विभिन्न प्रकार हैं, जैसे निजी तौर पर आयोजित कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी और बहुराष्ट्रीय कंपनी की कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? इसका उत्तर होगा ए, सीतापुर में। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? सही जवाब होगा सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 गॉडविन ऑस्टन है। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? इसका सही जवाब होगा डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? इसका सही जवाब होगा डी, संघ की राजभाषा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, इसमें बताना है कि वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका सही जवाब होगा बी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इसका उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वही का वही आ गया। निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसमें बताना है, इसका सही जवाब होगा डी, ऑर्गन। यहाँ देश नहीं होगा, यहाँ गैस होगा, गैस। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ऑर्गन को। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सही जवाब होगा सोडियम कार्बोनेट का। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह सफ़ेद गंधहीन जल में घुलनशील लवण है जो जल में क्षारीय घोल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सही होगा 65 वर्ष, सी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों में यह 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय में है 65 वर्ष और उच्च न्यायालयों में है 62 वर्ष। ये है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। भारत में उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी, सफ़ेद नहीं है। अगला प्रश्न है, ओजोन होल किस से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में वृद्धि। सॉरी, बी नहीं होगा, ए होगा। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं। ओजोन छिद्र यानी ओजोन होल
समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लगभग 99.5% भाग को समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है तथा इसके प्रभाव से मानव तथा अन्य जीवों की रक्षा करता है। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा ए, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। अगला प्रश्न है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका सही जवाब होगा बी, मिट्टी से। यह पौधों के लिए पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। बी सही है। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही जवाब होगा सी, धराधन ईश। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, एक गुण संधि, गुण संधि। अगला प्रश्न है, समश्रुत शब्द अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ, यानी अली और अली, इनका अर्थ बताना है कि सही अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब होगा भौरा और सखी। एक अली का मतलब भौरा और एक अली का मतलब सखी। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर का होता है पर्यायवाची चतुर। चतुर होता है, निपुण होता है, प्रवीण होता है, पटु, कुशल, ये सभी काय के हैं? चतुर, यानी नागर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी का विलोम शब्द होगा क्या? सन्यासी, और सन्यासी का हो जाएगा गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ। बस। अगला प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना, इसका मतलब क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि बुरी तरह काम में लगे रहना। अगला प्रश्न है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। तो किसने की, ये बताना है, किस देश ने? तो इसका होगा रूस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है, यानी कौन सा राज्य शीर्ष पर है? शीर्ष पर है, तो इसका होगा शीर्ष पर है यानी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, भारत, इजराइल, UAE, USA। अगला प्रश्न है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो यानी किस देश ने? तो ये बताना है, देश का नाम होगा सही ऑस्ट्रेलिया, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, राजस्थान।
प्रश्न काल के दौरान राजस्थान राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए थे। राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम विशाल भंडारों का पता चला। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग 12 मिलियन टन यूरेनियम भंडार की संभावना जताई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब होगा बी, नागालैंड। 27 जून 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नागालैंड राज्य के दीमापुर में शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया, जिससे उत्पादित शहद परीक्षण के लिए मधुमक्खी पालकों व प्रोसेसर्स को मदद मिलेगी। इसका सही जवाब होगा बी, नागालैंड। दोस्तों, यह हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। और यह हमारी आज चौथी क्लास थी। इसकी 3 क्लासें पहले हो चुकी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, हम उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।